हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरा क्रक्स वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाया है, पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ। इसमें हर एक जगह पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा और इसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 40 से 50 मिनट। लेकिन मैंने इसी चैप्टर नंबर 1 का ही जो वीडियो अपलोड किया है, पहले से हो चुका है, वो यूट्यूब में है। वो स्टडी मटेरियल के नोट्स को यूज़ किया है। ये भी स्टडी मटेरियल के नोट्स से ही है, लेकिन वो उसको उठाकर क्रक्स फॉर्म में है ये, ठीक है। उसी कंटेंट को उठाकर क्रक्स फॉर्म में है। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिए हैं। और जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वो 1 शॉट है, उसकी जो लेंथ होगी लगभग 1.5 घंटे होगी, और इसकी जो लेंथ है लगभग समझ लो 40 से 50 मिनट तक रहेगी, ठीक है। तो अब क्रक्स फॉर्म में देखना है वीडियो तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमको अच्छे से मालूम है कॉस्ट, अपना साधारण शब्दों में समझे कि कॉस्ट मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक दिख रहा है आपको शर्ट, ठीक है। ये सब मैं आपको सेम टू सेम चीज़ कॉस्ट शीट में भी समझाया हूँ, और कॉस्ट शीट चैप्टर नंबर 5 है, वो भी यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो फिलहाल आप अगर सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो वह चैप्टर नंबर 1 से देखिए, नो प्रॉब्लम। तो देखो दोस्तों, ये है शर्ट है मान लो, तो शर्ट को देखकर डायरेक्ट मालूम चलता है कि शर्ट में क्या लगा होगा, कपड़ा लगा होगा, क्लॉथ लगा होगा, ठीक है। साफ देख के मालूम चलता है कि भाई शर्ट में क्या लगा होगा, क्लॉथ लगा होगा। क्लियर है। शर्ट को किसी ने बनाया होगा दोस्तों, क्या बोलेंगे दोस्तों, लेबर। कि शर्ट को किसने बनाया होगा, किसी लेबर ने यानी टेलर ने बनाया होगा शर्ट को। अब मान लो दोस्तों जो शर्ट है, अब मान लो जो शर्ट है मेरे को स्पेशल तरह की शर्ट बनानी थी, उसके लिए मैंने एक मान लो कोई मशीन एक्स को क्या किया, रेंट में लिया। तो मशीन एक्स को जो मैं रेंट में लिया हूँ, उसका भी खर्चा क्या होगा, इस शर्ट की कॉस्ट में शामिल होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट। क्या बोलेंगे, कॉस्ट। अब सवाल एक मेरा ये है, क्या दोस्तों हर एक तरह की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे क्या। वापस मेरा सवाल ये है कि हर एक तरह की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे क्या। जैसे मैं बोलता हूँ कि गुडविल रिटर्न ऑफ की गई, मैं बोल रहा हूँ कि गुडविल रिटर्न ऑफ की गई, क्या इसकी कॉस्ट को हम लोग सारी कॉस्ट में शामिल करेंगे क्या। मैं बोल रहा हूँ कि बैंक इंटरेस्ट, क्या बैंक का इंटरेस्ट होगा तो इसको इसी कॉस्ट में शामिल करेंगे क्या। बताओ, इसका आंसर बोलो। आंसर होगा उसका नहीं। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये शर्ट बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये शर्ट बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। वैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइक इनकम टैक्स मान लो पे किया, तो ये इसमें आएगा क्या दोस्तों, बताओ। नहीं। क्लियर है। या जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर किया गया, तो ये इसमें इसी कॉस्ट में आएगा क्या दोस्तों, नहीं। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको कॉस्ट शीट में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बढ़ते हैं आगे। इसको आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं और बता दूँ आपको एकदम खाली सीखने के लिए, कि जो चीज़ यहाँ पर शर्ट में क्या है, कि शर्ट में जो दिख रहा है कि कपड़ा लगा होगा, ये कपड़ा लगा होगा, लेबर ने काम किया होगा, ये मशीन एक्स जो मैंने अलग से हायर की है, तो इसको जो अलग से आइडेंटिफिएबल होगा या ट्रेसेबल होगा, कि शर्ट देख के मालूम चल रहा है कि इसमें कपड़ा लगा है, शर्ट देख के मालूम चल रहा है इसमें लेबर ने काम किया होगा, शर्ट देख के मालूम चल रहा है कि भाई इसके लिए अलग से मशीन हायर की गई है, ठीक है। लाइक मालूम चल रहा है कि भाई शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। जिसको हम लोग जिस खर्चे को डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट हो। वापस डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट हो। वो आपको ये सब जो बोल रहा हूँ ना, वो कहीं कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नोट कर तो अच्छी बात है, और ये सब चीज़ें आपको आगे मिल जाएगी या किसी और चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। क्लियर है। मैं बढ़ता हूँ आगे। चलो अब देखते हैं हम लोग मेनली आते हैं कॉस्ट की डेफिनेशन में। ब्रैकेट को 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा छोड़ दो, मैं इस ब्रैकेट में आता हूँ थोड़ी देर बाद, इसको थोड़ा फिलहाल छोड़ दो। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। ऐसा कोई खर्चा क्या हो चुका है जो इनकर्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है। और एट्रीब्यूटेबल, इनकर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपने क्या कर दिया, किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए या किसी रॉ मटेरियल के लिए आपने कैश पे कर दिया है। आपको रॉ मटेरियल लेना था, आपने उसके लिए कैश पे कर दिया है, या फिर मान लो अभी पे नहीं किया, बाद में पे करोगे, बाद में पे करोगे, पैसा क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक्सपेंडिचर क्या हो चुका है दोस्तों, इनकर्ड हो चुका है। आपका एक्सपेंडिचर क्या हो चुका है दोस्तों, इनकर्ड हो चुका है,
क्लियर है। अब देखते हैं एट्रीब्यूटेबल मतलब, यानी कि एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या होता है कि आपने, यानी कि एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट पे आप खर्चे को क्या कर सको, एट्रीब्यूट कर सको। एग्जांपल के लिए मान लो आपको बनाना था प्रोडक्ट, ये आपको बनाना था प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट का नाम क्या है वाई। तो इस प्रोडक्ट वाई के लिए आपने क्या कि मशीन एक्स को लिया आपने रेंट में। तो इस मशीन एक्स को आपने रेंट में लिया है, क्यों लिया है, खास तौर पर इस प्रोडक्ट को वाई को बनाने के लिए। तो जो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे एट्रीब्यूट होगा, वाई की कॉस्ट में एट्रीब्यूटेबल होगा। क्लियर है। तो वापस पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब जो कैश पेड किया है या आउटस्टैंडिंग है, और एट्रीब्यूटेबल यानी मशीन एक्स का जो रेंट है वो आई में क्या है, एट्रीब्यूटेबल है। क्लियर है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली उसके ले लिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट। क्लियर है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, सर्विस की अपन बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारी सर्विस होती है, मैं फिलहाल लेता हूँ चलो कोचिंग सर्विस का एग्जाम्पल। तो कोचिंग में क्या क्या लगता है समझो, कोचिंग का एक लगता है रेंट, कोचिंग का लगता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल, है कि नहीं। तो रेंट लगता है, कितना लगता है, मान लो रेंट, ये रेंट है मान लो 20,000, ये रेंट बिजली बिल आया मान लो 5,000। तो जो खर्चा आया है ये खर्चा कहाँ पे एट्रीब्यूटेबल होगा, कोचिंग की कॉस्ट में एट्रीब्यूटेबल होगा। क्लियर है। तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट। और ऊपर आपको समझाया था कि हम लोग हर एक कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट में या सर्विस में ऐड नहीं करेंगे, उसको हम लोग मिलने पड़ते हैं कॉस्ट शीट में। आपको यहाँ 2-3 एग्जाम्पल फिलहाल के लिए याद रख लो। लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब खर्चे जो है कॉस्ट में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, इट इज़ द रिसोर्स सेक्रीफाइस्ड और टू बी सेक्रीफाइस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मान लो मेरे को शर्ट बनाना है, तो उसके लिए मैंने रिसोर्स को सेक्रीफाइस किया, यानी कि मैंने क्या किया, शर्ट बनाने के लिए मैंने मटेरियल को परचेस किया, यानी कि रिसोर्स को मैंने सेक्रीफाइस किया, मटेरियल को सेक्रीफाइस किया, परचेस किया। और टू भी सेक्रीफाइस, अब शर्ट बनाना है तो मेरे को उसको और फर्दर खर्चा करना पड़ेगा, लेबर खर्चा करना पड़ेगा, या फिर मान लो कोई फैक्ट्री से संबंधित कोई खर्चे करने पड़ेगा, काम तो फैक्ट्री में ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, वापस पढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ द रिसोर्स सेक्रीफाइस्ड, यानी मटेरियल को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, और टू भी सेक्रीफाइस करोगे टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, यानी शर्ट को बनाने के लिए आप मटेरियल का खर्चा कर चुके हो, इन दोनों खर्चा करना बचा हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ये। ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉस्ट को हमेशा आप इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करोगे, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना है अपन को, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्स यूज, यानी कि जो रिसोर्स आपने यूज़ किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू लेना है। जो आपने रिसोर्स को यूज़ किया उसकी क्या लेना है, मॉनेटरी वैल्यू लेना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो शर्ट है, शर्ट मैं बना रहा हूँ, उसके लिए कपड़ा मैं घर से लेकर आ रहा हूँ, तो शर्ट के जो कपड़ा मैं घर से लेकर आ रहा हूँ, कपड़ा यानी रॉ मटेरियल मैं घर से लेकर आ रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। इसलिए लिखा है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हम जो घर से भी लेकर आ रहा हूँ तो हम देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग शर्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा है, जितना कुछ बताया हूँ अब आपको एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक वुडन चेयर बनाना है तो आपको क्या लगता है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट। लाइक वुडन चेयर बनाना है तो आपको क्या मटेरियल लगेगा, वुड लगेगा। लेबर के तौर पर क्या लगेगा आपको, कारपेंटर की सर्विस। और अदर एक्सपेंसेस लाइक आप बनाते हो उसको, फैक्ट्री में बनाते हो तो फैक्ट्री का खर्चा, लाइक फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का बिजली बिल, वो सब क्या आएगा, कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज, दोस्तों मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुनो और समझो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। ठीक है, इसकी ये हुआ तो वो हुआ तो वो हुआ तो। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को मैंने स्टडी मटेरियल का पूरा पोर्शन डाल दिया है, और क्रक्स वाला पोर्शन पूरा डाल दूंगा। मतलब स्टडी मटेरियल का मैंने 2 चैप्टर डाल दिया है, चैप्टर 1 चैप्टर 5, और क्रक्स वाला भी पूरा पोर्शन डाल दूंगा। आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं जितना समझा रहा हूँ उतना समझना, ज़्यादा सोचना नहीं है। कुछ बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत डाउट करते हैं। तो देखो, सर्विस, बैंकिंग या कोचिंग सर्विस, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। वही सिंपल है। प्रोडक्ट के लिए क्या लगता है दोस्तों, वुड, लेबर यानी वुड लगा, कारपेंटर खर्चा लगा, और फैक्ट्री खर्चा लगा। तो सर्विस हो लाइक बैंकिंग हो या कोचिंग हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। लाइक कोचिंग की सर्विस की बात करता हूँ मैं, तो कोचिंग के लिए क्या लगता है बताया था, रेंट लगता है, बिजली का बिल लगता है, या बच्चों को आप प्रिंटेड नोट्स देते हो वो खर्चा लगता है। तो ये सब क्या होगा दोस्तों, कोचिंग की कॉस्ट में शामिल किया जाएगा, ऐसा। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है, टाइप्स एज पर CIMA, कॉस्ट एज अ नाउन, अमाउंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट, फेयर वैल्यू पेड टू एक्वायर एन एसेट एट एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। तो अमाउंट ऑफ कैश, अगर मान लो एग्जांपल के लिए
मेरे को जो है मशीन एक्स बाय करना था, उसके लिए मान लो दोस्तों कि मैंने 4 लाख रुपीज़ का क्या किया, मैंने कैश पेड किया, ठीक है। प्लस मेरे पास ओल्ड मशीन थी तो मशीन का मैंने एक्सचेंज करवाया, तो उस एक्सचेंज के बदले मान लो मेरे को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे को यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी है, वैसे 5 लाख रुपए आई टोटल कॉस्ट। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई मशीन के लिए मैंने 4 लाख पेड किया है तो मेरी जो कॉस्ट है 4 लाख ही है। नहीं भाई नहीं, आपने मशीन एक्सचेंज करवाया उससे 1 लाख मिले ना, तो उसको भी ऐड करेंगे। तो मशीन कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 5 लाख होगी ऐसा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 लाख रुपए। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट एज अ वर्ब, प्रोसेस ऑफ असल्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमको क्या करना है, असल्टेन करना है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या क्या खर्चा लगा, तभी तो हम उसी कॉस्ट को असल्टेन कर पाएंगे ना। वैसे ही सर्विस में मालूम होना चाहिए क्या क्या खर्चा लगा, क्लियर है। और वैसे एक्टिविटी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटी में क्या खर्चे लगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा, आपको ये एक्टिविटी मतलब तो मालूम होगा ना, जैसे कि मान लो सप्लायर को ऑर्डर देना एक एक्टिविटी है, सप्लायर से प्रोडक्ट आ गया उसको चेक करना कि वो अच्छा है या ख़राब है, एक्टिविटी है। मशीन चालू होने से पहले मशीन का सेटअप करना वो भी क्या है, एक्टिविटी है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखे पढ़े थे, कॉस्ट एज अ वर्ब, प्रोसेस ऑफ असल्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी हो रही है इसकी कॉस्ट का भी क्या करना, कैलकुलेशन करना, असल्टेन करना, उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट एज अ वर्ब, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। उसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असल्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को असल्टेन करने की टेक्निक और प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट को असल्टेन करने की टेक्निक एंड प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स विच गाइड हाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज कैलकुलेटेड। तो इसमें रूल्स वगैरह दिए हुए हैं कॉस्टिंग में कि भाई हम लोग किसी भी तरह की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है CIMA की तरफ से, द टर्म कॉस्टिंग शुड नॉट बी यूज्ड अलोन, क्योंकि अदरवाइज क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्या लिखा हुआ मैं बताऊंगा क्यों, ऑलवेज यूज्ड विथ अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कॉस्टिंग है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जॉब कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के आगे क्या लिखा हुआ है, बैच कॉस्टिंग। लाइक जॉब कॉस्टिंग का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तब हम जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बैच कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, हम बैच कॉस्टिंग का यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लो मेडिसिन है वो अलग अलग बैच में बनाई जाती है, तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बैच कॉस्टिंग का। लाइक मान लो कोई मेडिसिन बनाना है तो उसके लिए मान लो खर्चा लगा है, मान लो कि रॉ मटेरियल लगा है 5 लाख रुपए का, और हाँ चलो लेबर भी लगा है मान लो 5 लाख रुपए का, ठीक है। और मान लो इनसे नंबर ऑफ मेडिसिन मान लो कितनी बनी, इसको बनाकर है ना, मैं ले लेता हूँ कि 5,000 बनी नंबर ऑफ मेडिसिन। तुमको निकालना है कॉस्ट में, नंबर ऑफ मेडिसिन मतलब टैबलेट है ना, तो कॉस्ट पर टैबलेट मेरे को निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, टोटल कॉस्ट बाय टोटल नंबर ऑफ टैबलेट, ऐसा, ठीक है। तो अभी लिखा मैं 5 लाख, बाय कर दिया मैं 5,000, तो कितना आ गया कॉस्ट पर टेबलेट, 500 रुपीज़। ये आया है अपना बैच कॉस्टिंग का आंसर, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ टेबलेट को डिवाइड करेंगे। आप नोट कर लिए हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि रोड बनना, ठीक है, तो ये जो है 1 साल से अधिक का समय लगता है रोड बनने में, लाइक ब्रिज बनने में, बिल्डिंग बनने में, कॉम्प्लेक्स बनने में। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के मेथड का यूज़ किया जाता है, उसके रूल्स का यूज़ किया जाता है। वैसे उसको सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस मतलब होटल, हॉस्पिटल, बस, ये सब कुछ सर्विस होती है, उस केस में कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, ऐसा। फिर लिखा है कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग, नाम से में आ रहा है कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है, तो उस केस में हम लोग इस तरीके का यूज़ करेंगे।
स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री का एक एवरेज सेट होता है कि भाई ये चीज़ इतने में बननी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्री एवरेज। क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्री एवरेज। लाइक मैं बात करता हूँ कि जो एक शर्ट है उसका ऑन एन एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए 100 रुपीज़, यानी हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि स्टैंडर्ड है कि भाई एक शर्ट बननी चाहिए 100 रुपये में। अब एक शर्ट 100 रुपये बननी चाहिए तो इसका मैं 1 मिनट के लिए बाइफरकेट कर देता हूँ कि मटेरियल लगना चाहिए मान लो 50 का, लेबर का खर्चा लगना चाहिए मान लो 30 का, और अदर एक्सपेंस लगने चाहिए 20 रुपये के, टोटल अदर एक्सपेंस। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मेरे को 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए मैं कंट्रोल करूँगा कि मटेरियल का खर्चा 50 ही लगे, लेबर खर्चा 30 ही लगे, अदर खर्चे 20 ही लगे। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा कंट्रोल बना रहे। अब बढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि खर्चे 2 तरीके के होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एक को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, एक को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को शामिल करते हैं। अब बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग को, वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करते हैं। इसका यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या कर देते थे दोस्तों, इग्नोर कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डिसीजन लेना होता है और हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुकी होती है। इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में आप लोग जो है, आपको अगर एकदम ज़्यादा डिटेल में समझना हो, इसकी फिलहाल आवश्यकता तो नहीं है, अगर पूरे डिटेल में समझना हो एकदम ज़्यादा, है ना, तो यूट्यूब में अपलोडेड है लेक्चर नंबर 1, मेरा ही चैनल पर है लेक्चर नंबर 1। शुरू के 10 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल मैं आपको इतना समझा दूँ, इतनी की आवश्यकता है, ज़्यादा पढ़कर आपको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी डन बाय, कॉस्ट को असर्टेन करना है, निर्धारित करना है तो 2-3 तरीके दिए हुए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या कन्वेंशनल कॉस्टिंग। नाम समझ में आ रहा है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में कि पास्ट में जो कॉस्ट लग चुकी है उसको टोटल करके हमको कॉस्ट निकालना है। अब बताओ दोस्तों, जो पास्ट में जो कॉस्ट लग चुकी है उसको हम लोग टोटल करेंगे तो क्या वहाँ पर किसी तरह का कंट्रोल पॉसिबल है क्या, नहीं, हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में मैंने बताया था ऊपर में कि भाई शर्ट की कॉस्ट हमने डिसाइड किया कि 100 रुपये लगेगी शर्ट की कॉस्ट, है ना, तो 100 रुपये मतलब शर्ट की कॉस्ट लगनी चाहिए। हम लोग वहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि उससे ज़्यादा कॉस्ट ना लगे। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल हमने क्या किया कि पास्ट के डाटा के आधार पर कॉस्ट को कैलकुलेट किया और वापस आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी सिखाया कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं और फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आज दोस्तों मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम ही दोस्तों क्या है, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें हम लोग ओवरऑल करते क्या है, अभी तक आपने बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तो बता दूं। एक तो हम लोग यहाँ पर बार पर क्या सीख रहे हैं, कॉस्ट को असर्टेनमेंट, कॉस्ट असर्टेनमेंट करना कि भाई किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी है उसको असर्टेन करना। तो सीख रहे हैं हम लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट करना, कॉस्ट निर्धारित करना। अब क्या कॉस्ट निर्धारित करना ही काम है क्या भाई हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में, खाली क्या हम लोग कैलकुलेशन ही कर पाएंगे, कैलकुलेशन ही करते रहेंगे क्या, नहीं, हमको ध्यान देना है कॉस्ट को कंट्रोल करने पर कि भाई हमारा जो बजट है, बजट से ऊपर कॉस्ट हमारी नहीं जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अभी इंडस्ट्री का एवरेज है कि भाई एक शर्ट 100 रुपये में बननी चाहिए, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि उससे अधिक कॉस्ट ना लगे। अब सवाल आएगा, सर कॉस्ट कम लग गई तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, उसको बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन, ये तो और अच्छी बात है। और ये हमेशा एक इंडस्ट्री का काम रहता है कि उसको कॉस्ट कम से कम लाना है, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, क्वालिटी कोई ख़राब नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी समझा देता हूँ। मान लो एक केक की फैक्ट्री है, एक केक की फैक्ट्री है जो मस्त पैकिंग वगैरह करती है, पैकिंग के साथ विथ पैकिंग मान लो 1000 रुपीज़ में केक लाती है मार्केट में। फ्यूचर में उन्होंने क्या किया कि यार 1000 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा, ये सोच के उन लोग केक को क्या किया, वापस रिवाइज़ किया। मतलब उन्होंने क्या किया, खाली मालूम है, जो पैकिंग को चेंज किया, पैकिंग को चेंज करने के कारण केक की कॉस्ट कितनी हो गई, 950। सिर्फ और सिर्फ पैकिंग को चेंज करने के कारण, सिर्फ और सिर्फ पैकिंग को चेंज करने के कारण कॉस्ट कितनी हो गई, 950। अब सवाल उठता है, क्या पैकिंग ख़राब हुई, नहीं, इन्होंने पैकिंग चेंज की पर केक क्या रहेगा, सेफ रहेगा, पैकिंग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वापस कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग,
क्या करना, डिसीजन मेकिंग लेना। तो मैं आपको डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो दोस्तों आपकी है स्वीट की शॉप, आपकी स्वीट शॉप है और आपके पास मैं मान लेता हूँ कि 1 लीटर मिल्क बचा हुआ है, 1 लीटर मिल्क बचा हुआ है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है 1 लीटर मिल्क से। या तो आप 1 केजी लड्डू बनाओ, ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ 1 केजी का क्या बनाओ, बर्फ़ी बनाओ। लेकिन बात यह है कि 1 केजी लड्डू बनाने से आपको मिल रहा है मान लो 50 रुपये, और 1 केजी बर्फ़ी बनाने से मिल रहा है 70 रुपये। तो आप बताओ आप क्या चूज़ करोगे? अब वही चूज़ करोगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है? बर्फ़ी में। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डिसीजन लिया। क्लियर है अच्छे से? अब पढ़ते हैं आपका मेन पोर्शन। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग की? प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। आप कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हो? कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। फिर क्या करते हो? अटैच टू इट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा खर्चा किससे संबंधित है, कौन सा खर्चा किससे संबंधित। जैसे शर्ट बना रहे हम लोग, तो शर्ट के खर्चे, जो भी शर्ट बनाने के लिए खर्चे लगे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस खर्चे को अटैच करेंगे। फिर क्या लिखा है? प्रीपेयरिंग बजट। बजट बनाना, बजट कैसे बनता है फिलहाल आपको सीखने में बता दूं कि पास्ट के आधार पर ही कहीं ना कहीं बजट डिसाइड किया जाता है, फ्यूचर का बजट। क्लियर है? फिर क्या लिखा है दोस्तों? सेटिंग स्टैंडर्ड। सेटिंग स्टैंडर्ड करना मतलब क्या दोस्तों, कि मैं बताया था अभी भी इंडस्ट्री का एवरेज, कि भाई एक शर्ट बनाने में कितना खर्चा लगता है। और प्रीपेयर बजट में ये भी हो सकता है कि भाई फ्यूचर में कुछ हम एडिशनल चीज़ सोचे तो उसको भी हम लोग बजट में शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? फिर लिखा है जैसे मान लो हमने स्टैंडर्ड सोचा कि एक शर्ट की कॉस्ट लगनी चाहिए 100 रुपये की, और मान लो रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट, और हमने सोचा था 100 कॉस्ट लगनी चाहिए और एक्चुअल में लग गई कितने की, 110 रुपये की कॉस्ट लग गई। तो अब 10 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा है, 10 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा है, हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। उसको बोलेंगे हम लोग, जो 10 एक्स्ट्रा लगा उसको बोलेंगे वेरियांस। तो उस वेरियांस को हम लोग एनालाइज करेंगे कि एक्स्ट्रा खर्चा किस कारण से लगा। क्या वो खर्चा मटेरियल के कारण लगा, क्या वो लेबर के कारण लगा, या कोई दूसरा एक्सपेंस है उसके कारण एक्स्ट्रा खर्चा हमारा लगा। फिर लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों? एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो हमको मालूम है कि भाई सब कुछ हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि लास्ट मालूम चले हमको प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम जितना चाह रहे थे उतनी प्रॉफिट आई या नहीं आई, या उतने लाना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैदरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और प्रेजेंट करना, ये तो बहुत जरूरी है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट को अक्यूमुलेट करना और कंट्रोल करना। सिंपल सी बात है कि कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट को अक्यूमुलेट करेंगे और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ काम ये थोड़ी कि भैया कॉस्ट को हम लोग निर्धारित करें, कॉस्ट को कंट्रोल भी तो करना है ना, नहीं तो वेस्टेज होता रहेगा, कैसे काम चलेगा। फिर क्या लिखा है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग। हमको असर्टेन कर है, यानी कि कॉस्ट मालूम चलेगी तो हमको उसकी प्रॉफिट को असर्टेन करने में हेल्प होगी। तो अब हम लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग असिस्ट इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग, कि हम लोग को कितनी प्रॉफिट लेनी चाहिए उसका हम लोग ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है की एलिमेंट टू रिमेंबर। पहले क्या करना, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूटेशन, जो बताया आपको। यहाँ भी क्या लिखा है वापस? कलेक्शन करना, एनालाइज करना, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डेटा कलेक्शन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर कंट्रोल करने पर ध्यान देंगे, फिर लास्ट में क्या आ गया? प्रॉफिटेबिलिटी। फिर ये लिखा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। दोस्तों अकाउंट में आप लोग पढ़ते थे पहले, क्या आता था? बुक कीपिंग आता है, याद है? अकाउंट में क्या आता है? बुक कीपिंग। फिर आता है अकाउंटिंग, फिर क्या आता है? अकाउंटेंसी। तो सबसे बड़ा होता है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में एप्लीकेशन करते हैं। हम लोग वापस बोल रहे हैं, अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन, ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि हम लोग को कॉस्टिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करना है, कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटेंसी में। फिर मेथड, टेक्निक टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ। यानी कि दोस्तों एकदम ध्यान सुनना, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में,
आपको यहाँ पर रूल्स वगैरह दिया हुआ है, उसको रूल्स को फॉलो करना क्या बोलेंगे हम लोग, साइंस। मतलब अल्टीमेटली एकदम बोलो तो रूल्स को क्या बोलेंगे, साइंस। रूल्स को क्या बोलेंगे, साइंस। अब उस रूल्स को अप्लाई करना क्या होता है दोस्तों, एक आर्ट। क्या होता है अप्लाई करना, आर्ट। और हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीखते हैं चीज़ों को, तो उसका क्या करना, उसका प्रैक्टिस करना, ये बोलेंगे अपन कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्लियर हो गया। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर, प्रैक्टिस ऑफ किसका है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है हम लोगों को। तो सबकी प्रैक्टिस करें, क्या करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को असरटेनमेंट करना है, फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन करना है मैनेजमेंट को, जिससे कि वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। डिसीजन में बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड का यूज़ करके डिसीजन ले रही है। अल्टीमेटली मैनेजमेंट क्या कर रही है, एप्लीकेशन कर रही है कॉस्टिंग के प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का, फिर उसके बाद क्या ले रही है, और डिसीजन ले रही है। अब बढ़ते हम लोग आगे आगे। फिर लास्ट में यहाँ पर आ गया की पॉइंट जो लिखा हुआ है समरी के तौर पर, फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। एक आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका की पॉइंट है समरी के तौर पर। पहले क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या करेंगे, प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे, सिंपल सी बात है, अब बताया अभी। दूसरा क्या लिखा है, पर्पस ओरिएंटेड। इसका उद्देश्य क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को असरटेन करना। क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन होता है साइंस का, आर्ट का और प्रैक्टिस का। किससे कॉम्बिनेशन होता है, साइंस का, आर्ट का और प्रैक्टिस का। साइंस मतलब बताया, साइंस हैज़ वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रिंसिपल को बोलेंगे साइंस। आर्ट मतलब क्या होता है, उसको एप्लीकेशन करने की कला को बोलेंगे हम लोग आर्ट। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, अप्लाइड करना कंटिन्यूसली, नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज। फिर लिखा है मैनेजरियल सपोर्ट, प्रोवाइड रिलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। किसको प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, क्यों करना, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। वापस मैनेजरियल सपोर्ट, प्रोवाइड करना रिलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, किसको, मैनेजमेंट को, क्यों, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मेन काम है ना भाई, डिसीजन नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। कोई बड़ा बड़ा ऑर्डर आया, डिसीजन नहीं ले पाया, गलत डिसीजन लिए, तो कैसा काम चलेगा। तुम तो सीएमए वाले बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। वापस कॉस्ट असरटेनमेंट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है, एकदम सिंपल सी बात है ना। कॉस्ट को असरटेन करना, तो यहाँ पे दिया हुआ उसके मेथड होते हैं, डिफरेंट सिस्टम दिया हुआ है, हिस्टोरिकल एक्चुअल कॉस्ट का तरीका, या एस्टिमेट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये होता है डिफरेंट सिस्टम, है ना। खाली आपको नाम याद रखना है, या फिर सब पढ़ना है, हिस्टोरिकल एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर डिफरेंट मेथड होता है, जॉब या ऑर्डर कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर आया तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग, कंटिन्यू काम चलता रहे तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। डिफरेंट टेक्निक सिखा हमने, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए, टोटल कॉस्ट टेक्निक टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, डायरेक्ट कॉस्ट टेक्निक जस्ट लाइक ये क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो आपको डायरेक्टली दिखाई दे। लाइक मैं बताया था कि शर्ट में आपको साफ सा मालूम चल रहा है कि वहाँ पे क्या लगा है, मटेरियल लगा है, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेसेबल है। शर्ट में लगा है लेबर, जिसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेसेबल है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा शर्ट बनेगा तो ज़्यादा लगेगा मटेरियल, ज़्यादा लगेगा लेबर। अगर शर्ट ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा लगेगा मटेरियल, ज़्यादा लगेगा लेबर। कम शर्ट बना तो कम लगेगा मटेरियल, कम लगेगा लेबर। तो शर्ट की अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब शर्ट की क्वांटिटी कम होगी तो उससे कॉस्ट भी कम होगी, उसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट टेक्निक मतलब उसको बोल सकता हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट टेक्निक भी। आगे बढ़ते हम लोग, कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब क्या, यानी क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बुक कीपिंग वैसे ही क्या हो गया, कॉस्ट बुक कीपिंग। तो सभी कॉस्ट का क्या करना, रिकॉर्ड रखना, उसको बोलेंगे कॉस्ट बुक कीपिंग। क्या लिखा है, फ्रॉम इनकरेंस टू चार्ज टू प्रोडक्ट और सर्विस। ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर आधारित होता है, ठीक है। इफ़ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट अगर अलग अलग रखे जाते हैं तो हम लोग को रिकन्सिलेशन की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हम लोग, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में हमने अभी सीखा कि हमारा जो बजट है उससे हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, है ना, उसको बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल। क्या लिखा है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड टू चेक वेदर करेंट लेवल ऑफ कॉस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट किया था कितना, 100, अभी करेंट भी मान लो आता है 100, तो क्या बात है, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट रिपोर्ट। ये सब एकदम सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन किसको देना, मैनेजमेंट को देना, जिससे कि क्या ले सके, डिसीजन ले सके। ये बेसिस फॉर किसके लिए है कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। कि फ्यूचर, देखो मैनेजमेंट को रिपोर्ट मिली, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेगा, कंट्रोल करने पर ध्यान देगा, जो भी परफॉर्मेंस उसका मूल्यांकन करेगा, है ना। फिर लास्ट में क्या आएगा, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या था कि पर यूनिट की कॉस्ट को क्या करना, कैलकुलेट करना। एकदम सिंपल से भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंपनी अगर 1000 कुर्सी बनाती है तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। तो एक कुर्सी कॉस्ट कितनी हो गई, 5 लाख बाय 1000 कितनी हुई, 500। ऐसा
करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि हम लोग कॉस्ट की करेक्ट एनालिसिस कर पाए, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो हम लोग कॉस्ट को करेक्ट एनालिसिस कर पाएंगे। लाइक आपको अलग से मालूम चल जाएगा कि भाई मटेरियल में लगा 300, लेबर में लगा 150, ओवरहेड में लगा 50, वापस मटेरियल में लगा 300, लेबर में लगा 150, ओवरहेड में लगा 50, तो हम लोग को करेक्ट कॉस्ट का एनालिसिस हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, डिस्क्लोज सोर्स ऑफ वेस्टेज, हमें मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ पर इसका वेस्टेज हो रहा है। लाइक प्रोडक्शन में 10% का वुड स्क्रैप हो रहा है, रिपोर्ट बनाकर रिडक्शन मेथड हम लोग सजेस्ट करेंगे अगली बार कि भाई यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गाइड टू प्राइस फिक्सेशन, कॉस्ट पर चेयर कितनी आई 500, प्रॉफिट मार्जिन 20%, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 600, यानी कि हेल्प इन डिसाइडिंग सेलिंग प्राइस। फिर असर्टेन करना प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी कि मीनिंग क्या लिखा है, नो प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड हाउ टू मैक्सिमाइज ईट। हम लोग को हर एक सिंपल से यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, प्रोडक्ट ए की प्रॉफिट मार्जिन कितनी है 10%, बी की कितनी है 25%। अब लोग आप ही बताओ क्या करोगे, किसको बनाओगे। आप सोचोगे कि भाई प्रोडक्ट बी में ज़्यादा मार्जिन है तो उसी को बना लूँ, ठीक है, तो मैनेजमेंट को फोकस करेंगे कि भाई ज़्यादा बी को बनाओ, सिंपल। ठीक है, लिखा है कंट्रोल ऑफ स्टॉक, स्टॉक को क्या करना, कंट्रोल करना। अगर पूरा पैसा स्टॉक में फंसा दे के रख देते हो तो क्या होगा बताओ क्या होगा। अगर आप कैपिटल में पूरा पैसा फंसा के रख देते हो तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ के लिए पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे, इमरजेंसी में पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको आवश्यक हो गया कंट्रोल करना है रॉ मटेरियल में, WIP में या फिनिश गुड्स में, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपको अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसका नाम है मटेरियल, कितना मटेरियल लाना है, कितना रखना है, ये सब पढ़ोगे CA इंटर में, तो आप अलग से पूरा आपको चैप्टर मिलेगा वहाँ पे मटेरियल। तो वहाँ पे मटेरियल क्या होना चाहिए, किस लेवल में होना चाहिए, सब वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेसिक सा, रॉ मटेरियल स्टॉक की लिमिट फिक्स करना, लाइक हमेशा 2 महीने का स्टॉक रखना चाहिए या रखें। सोर्स ऑफ इकोनॉमी, सोर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या होता है, देखो रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट इन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, कि जहाँ जहाँ पर अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है उसको क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है। लाइक बल्क में अगर मटेरियल परचेस करूँगे सस्ता मिलेगा और लेबर की इफिशियंसी हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये भी फ़ायदा होता है कि इकोनॉमी का एक सोर्स बनता है, ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। फिर क्या लिखा है, डेटा फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन, तो इसमें डेटा मिलेगा तो हम प्लानिंग कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, लाइक वेस्ट वगैरह को कम करना, क्या कॉस्ट किसकी होनी चाहिए। फिर क्या लिखा है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल पर हम लोग क्या कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। हम लोग प्रिपेयर करेंगे बजट एंड कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, ठीक है, प्रिपेयर करेंगे बजट और कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। लेबर का बजट है मान लो 1 लाख और एक्चुअल में लगा 1,20,000, तो हम देखेंगे वेरिएंस कितना है 2,000, उसका रीज़न क्या करेंगे, खोजेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, लिखा है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे हम लोग, अगर राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाती है और राइट फॉर्म में मिल जाती है तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अगर टाइमली रिपोर्ट मिलेगी तो उसको बोलेंगे इफेक्टिवली कंट्रोल सिस्टम, जिससे टाइमली डिसीजन लिया जा सके, सिंपल। फिर लिखा इंसेंटिव बोनस प्लान, इंसेंटिव बोनस प्लान मतलब क्या होता है, अगर लेबर ने स्टैंडर्ड से 10% ज़्यादा आउटपुट दिया है तो उसको इंसेंटिव बोनस दो, तभी मोटिवेट होगा, तभी वो अच्छे से काम करेगा, तभी वो मोटिवेट होगा, तभी अच्छे से काम करेगा, सिंपल सी बात है, और तभी कंपनी को क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्या लिखा है दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन का प्रोग्राम, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, इलेक्ट्रिसिटी को अगर सेविंग करना है तो LED को लाइट को लाओ जिससे पावर की कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, ये भी एक फ़ायदा है। फिर क्या लिखा है, फाइंड आउट करना प्रॉफिट या लॉस को, चेयर बेचने से 6 लाख आया, कॉस्ट लगी 5 लाख, प्रॉफिट मिली 1 लाख, ऐसा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट को ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर अपन देखेंगे अपन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऊपर वाला थोड़ा सा इसके जैसा ही था, हाँ सिग्निफिकेंस जैसे ही था, सब में फ़ायदे मिला आपको, तो फिलहाल उसके पॉइंट को ध्यान में रखेंगे अपन। आगे आते हैं अपन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। पहले क्या लिखा है दोस्तों, पहले क्या लिखा है, आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमको मालूम होना चाहिए कि फैक्ट्री फाइंड मशीन ए दे रही है 15% प्रॉफिट, मशीन बी दे रही है 2%, तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है या इंप्रूव कर सकती है मशीन बी को। तो आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा है कि हम लोग पता कर सकते हैं किस में फ़ायदा हो रहा है। मेजर एंड इम्प्रूव इफिशियंसी को मेज़र करना और क्या करना, इंप्रूव करना। लाइक एक वर्कर जो है 3 घंटा लगाता है एक चेयर को बनाने में, तो दूसरा लगाता है 2 घंटा बनाने में। तो ट्रेनर क्या लिखा है, ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव द स्लोअर वर्कर्स इफिशियंसी, है कि नहीं, जो वर्कर 3 घंटा लगा रहा है उसको ट्रेनिंग दो जिससे काम क्या हो, फटाफट हो। फिर क्या लिखा है, बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग एंड टेंडर, अब देखो टेंडर वगैरह लेना है कि नहीं, अब टेंडर आया है तो उसके लिए प्रॉपर कॉस्ट मालूम होगी तभी तो प्रॉपर कोट हम लोग सबमिट कर पाएंगे ना, ये तो कैसे नया प्रोजेक्ट लेंगे, है कि नहीं। गाइड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज़,
कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना है, यानी कि अ मोबाइल कंपनी सीज मोबाइल एक्स गिव हायर प्रॉफिट देन मॉडल वाई, है ना। तो मॉडल वाई से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मॉडल एक्स से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किससे, मॉडल एक्स से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए बताओ, मॉडल एक्स को अगली बार ज़्यादा बढ़ाकर बेचना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्या लिखा है, इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, वेस्टेज कम करोगे तो प्रॉफिट क्या होगी, बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। पीरियडिकल प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, पीरियडिकल प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी बात है ना, जिससे कि हम प्रिपेयरिंग मंथली कॉस्ट शीट, मैनेजमेंट कैन नो दैट अगस्त गिव 2 लाख प्रॉफिट, है कि नहीं। तो प्री कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे, मैनेजमेंट मालूम चलेगा कि अगस्त में कितनी प्रॉफिट मिली, तो उसके हिसाब से वो क्या लेगी, डिसीजन ले पाएगी, ऐसा। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट को कंपेयर करना, कॉस्ट को कंपेयर करना, कॉस्ट कंपेरिजन, यानी कि कॉस्ट कंपेरिजन मतलब जो भी बताया, मैं कब से बताते भी आ रहा हूँ कि लास्ट ईयर में कॉस्ट पर यूनिट थी 120 और इस साल कितनी हुई 110, तो क्या बताता है, एफिशिएंसी अच्छी है, बहुत बढ़िया, अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हम कॉस्ट कम हुई ना भाई, पर साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, हम इसका भी ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस चेंज, कि भाई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका कारण क्या है, प्रॉफिट बढ़ रही तो क्यों, लॉस हो रहा है तो क्यों। तो सेल्स रिमेन अगर सेम है, ध्यान दो सेल्स सेम है बट प्रॉफिट क्या हो गई, डिक्रीज, अरे सेल सेम है, पिछले साल भी इतनी सेल हुई थी, आज भी इतनी सेल हुई है, लेकिन प्रॉफिट क्यों कम हो गई, तो पता चला कि मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ऐसा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं रहेगी तो कैसा मालूम चलता भाई ये सब। ठीक है, लिखा है वर्कर्स इफिशियंसी, वर्कर ए प्रोड्यूस करता है 20 यूनिट को, वर्कर बी बनाता है 15 यूनिट को, तो वर्कर ए में बी रिवार्डेड विथ बोनस, सिंपल सी बात है। तो वर्कर इफिशियंसी एंड वेजेस प्लान, हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको देंगे बोनस। हेल्प गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट डेटा फॉर शुगर इंडस्ट्री हेल्प गवर्नमेंट फिक्स अ फेयर प्राइस टू बैलेंस फार्मर एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कारण क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म पॉलिसी को अपनाया जाता है कि भाई शुगर इंडस्ट्री में जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है वहाँ पर सेम तरीका अपनाओ, जिससे गवर्नमेंट को क्या हो, प्राइस को फिक्स करने में हेल्प हो, जिससे कि बैलेंस हो फार्मर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, ऐसा। तो प्रोवाइड डेटा फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन प्राइसिंग, टैक्सेशन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो प्रोवाइड करते हैं किसको, गवर्नमेंट के लिए डाटा प्रोवाइड करते हैं, इससे कि प्राइस को फिक्स कर पाए, टैक्सेशन के लिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। लिखा है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एक लिखा है क्या, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कब होता है दोस्तों, जब स्पेसिफिक ऑर्डर आता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तब हम लोग यूज़ करेंगे जॉब कॉस्टिंग का। तो मीनिंग क्या लिखा है, यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज डन ऑन ए स्पेसिफिक कस्टम ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर मतलब कस्टमर अपने हिसाब से ऑर्डर देगा कि ऐसा बना कर दो, वैसा बना कर दो। फिर ईच जॉब इज डिफरेंट एंड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, हर एक जॉब डिफरेंट होती है, कॉस्ट को अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो कोई शादी का कार्ड बनाने के लिए आपको आता है ऑर्डर, तो उसके इसमें हर जन अलग अलग तरीके से ऑर्डर देगा। या अगर कोई स्पेसिफिक हमारा काम है फर्नीचर बनाने का, किसी ने कहा मेरे को ऐसा सोफा चाहिए, मेरे को वैसा सोफा चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करके, ऐसा। ठीक है, लिखा है अ जॉब कॉस्ट शीट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑर्डर, हर एक ऑर्डर के लिए जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाएगी। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शादी की कार्ड वाला, है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ पेपर, इंक एंड लेबर फॉर दिस ऑर्डर इज कैलकुलेट सेपरेटली, हर ऑर्डर के लिए अलग तरह से काम करना पड़ता है। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग को बताया था इसके पहले कि कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड फॉर बैच या ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पर कॉस्ट को हम लोग अक्यूमुलेट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखो कैसे, टोटल बैच कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट इन अ बैच, कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, अ मेडिसिन कंपनी प्रोड्यूस करती है 10,000 टेबलेट इन अ बैच, है ना, कि एक बैच में मेडिसिन कंपनी कितना बनाती है, 10,000 टेबलेट को बनाती है, और टोटल बैच की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है, तो 5 लाख बटे 10,000, तो कितना आ जाएगा, एक आया टोटल कॉस्ट बाय यूनिट, टोटल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, यूनिट कितनी है 10,000, कितना आया 50 रुपीज़, ऐसा। फिर क्या लिखेंगे अपन, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या लिखा है, मीनिंग मतलब यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रोडक्शन क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस है, चल रहा है, तो जहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा वहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। एंड गोज थ्रू मल्टीपल प्रोसेस, यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 3 प्रोसेस है, एक फैक्ट्री में 3 प्रोसेस है, शर्ट बनाना है, मान लो क्या बनाना है, शर्ट बनाना है, तो पहले में क्या होती है, मान लो कटिंग होती है, दूसरे में सिलाई वगैरह होती है, तीसरे में क्या होती है, फिनिशिंग। पहले में क्या हो रहा है दोस्तों, कटिंग, दूसरे में हो रही है स्टिचिंग, और तीसरे में हो रही है फिनिशिंग। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। क्लियर है अच्छे से। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जहाँ पर काम कंटिन्यू चलता है और जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस में काम होता है। इसका भी पूरा चैप्टर आपको मिलेगा CMA इंटर में, डोंट वरी। कॉस्ट पर प्रोसेस कैलकुलेट किया जाता है कि भाई ये 3 प्रोसेस है, 1 2 3,
इस प्रोसेस की कितनी कॉस्ट है, इस प्रोसेस की कितनी कॉस्ट है, इस प्रोसेस की कितनी कॉस्ट है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। यहाँ हमने कटिंग की, कटिंग करके हम लोग यहाँ पे भेजेंगे सिलाई करने के लिए, सिलाई होने के बाद यहाँ पे भेजेंगे फिनिशिंग के लिए, ऐसा वापस कटिंग, ये कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद यहाँ पर भेजेंगे हम लोग सिलाई के लिए, सिलाई होने के बाद यहाँ पर भेजेंगे फिनिशिंग के लिए। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख चुके हैं अपन सेट का एग्जाम्पल। फिर क्या लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यहाँ पर जहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री हो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, जैसे होटल, हॉस्पिटल, बस की सर्विस। क्लियर है, मीनिंग देखो, used in service industry to find cost of service. A cost sheet is prepared total cost by cost unit तो आएगा cost per services। लाइक मान लो बस की बात करूँ, अब मैं बस की बात करता हूँ कि बस में मान लो कोई पैसेंजर है तो टोटल कॉस्ट कितने की लगी, मान लो कि 50 पैसेंजर थे, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी पूरा पढ़ेंगे CA में इंटर में। तो 50 पैसेंजर थे, उनके पीछे मान लो लगी 5000 की कॉस्ट लगी, तो एक पैसेंजर के पीछे कितनी कॉस्ट आई, 0 कैंसल, तो फिर 500 पर पैसेंजर की कॉस्ट आई, 500 पर पैसेंजर कॉस्ट आई, ऐसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखो ये भी क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पेंड किया 2 लाख रुपए इन अ मंथ एंड रन चली 20 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है, तो वही सिंपल सी बात है, कॉस्ट बाय किलोमीटर। कॉस्ट कितनी लगी, 2 लाख, किलोमीटर कितना चली 20,000, 0 कैंसल, कितना आया, और 2 एकम 2, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। फिर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर मान लो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी दोस्तों क्या आता है, जैसे जॉब कॉस्टिंग में क्या आता है, कस्टम ऑर्डर आता है, ग्राहक अपने हिसाब से ऑर्डर देता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी अलग अलग ऑर्डर आता है। लाइक बिल्डिंग अलग तरीके से सबको बनाना है, एक ही बिल्डिंग तो बनेगी नहीं, हाउस भी अलग अलग तरीके से बनाना है, या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ पर यूज़ होगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो अभी क्या है, कहाँ थे अपन, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आया, हाउस का कॉन्ट्रैक्ट आया, रोड कॉन्ट्रैक्ट आया, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग टर्म है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग टर्म है वहाँ पर यूज़ करेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग सेपरेट ट्रीट करेंगे और कॉस्ट और प्रॉफिट को हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करके निकाल कर लेकर आएंगे, वो सिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग जैसा ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट आर टेक्स मंथ और ईयर्स। सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि हर ये सब जो बिल्डिंग वगैरह है, रोड वगैरह बनने में कितना टाइम लग जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल लाइक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्शन, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, मशीनरी एंड साइट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जॉब अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर 1 ऑर्डर है तो जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करो, ग्रुप ऑफ यूनिट है तो बैच कॉस्टिंग का यूज़ करो, कंटिन्यूस काम चल रहा है तो प्रोसेस का यूज़ करो, सर्विस है तो ऑपरेटिंग का यूज़ करो, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ करो। मेरे हिसाब से इसकी फ़ोटो आप ले लो ताकि क्रक्स आपके सामने तैयार हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। ये भी देखो अभी तक पढ़े ना, ये वैसा ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग, देखो यहाँ पर आपकी बुक में देखना आप लास्ट पेज में, यानी कि जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, लास्ट में देखना आपको बहुत सारा दिखेगा, बहुत सारे की मेथड दिखेगा आपको और इंडस्ट्री दिखेगी, तो बहुत सारे पॉइंट है ना। तो यहाँ पर देखो एकदम क्रक्स में दिया हुआ है, जैसे कि समझना कि शुगर इंडस्ट्री के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का, सीमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का, और रिफाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो अब सवाल आता है कि यूज़ क्यों करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता है कहाँ पर, प्रोसेस कॉस्टिंग में। एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक ही जैसे प्रोडक्ट बनता है, और कॉस्ट पर यूनिट निकालना इजी होता है, इसलिए हम यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। एक शुगर का प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, सीमेंट का भी चलता रहता है, और रिफाइनिंग का चलता रहता है, सोप, सॉफ्ट ड्रिंक, फार्मा। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि इन सब जगह प्रोसेस चलता रहता है या एक से अधिक प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ लिखा जाए एग्जाम्पल, शुगर मिल में गन्ना लगातार प्रोसेस होता है और एक जैसा शुगर बनता है, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग का हम लोग यूज़ करेंगे। आगे आते हैं हम लोग बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं। जैसे एक तरह के टॉय बनाना है या एक तरह का रेडीमेड कपड़ा है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बैच कॉस्टिंग का। यहाँ रीज़न लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बैचेस में बनते हैं, एक ही बैच की कॉस्ट को निकालनी होती है। जैसे कि टॉय फैक्ट्री की बात करें तो हमने क्या, टॉय फैक्ट्री 1000 कार एक साथ बनाती है, एक साथ जहाँ बनाने की कॉस्ट है उसको बोलेंगे बैच, ठीक है। तो उस बैच की कॉस्ट अलग निकलेगी, तो अलग अलग बैच की कॉस्ट अलग अलग निकलेगी। फिर जॉब कॉस्टिंग भी अपन सीख चुके थे, लाइक जहाँ पर प्रिंटिंग होगी वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग। जैसे बताया था शादी के कार्ड में अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अलग अलग तरह के कार्ड बनते हैं,
इंटीरियर डेकोरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि हर किसी का काम अलग अलग होता है। और एडवर्टाइजिंग की बात करें, फाउंडर्स की बात करें तो वहाँ पर क्या आएगा, जॉब कॉस्टिंग आएगा। क्यों आएगा? हर ऑर्डर कस्टम काम यूनिक होता है, सिंपल सी बात है। वाई क्या लिखा है, हर ऑर्डर या कस्टम काम क्या होता है, यूनिक होता है, कॉस्ट अलग अलग निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए प्रिंटिंग प्रेस स्कूल के लिए बुक प्रिंट करेगा, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस स्कूल के लिए बुक प्रिंट करेगा, दूसरे के लिए मैगजीन प्रिंट करेगा, है कि नहीं, तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग निकलेगी, तो यूज होगा जॉब कॉस्टिंग का। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो घर बनाया है कि नहीं, घर बनाया लंबा समय लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ करो। कंस्ट्रक्शन का केस है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करो। क्या लिखा है, वाई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वाई क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि काम बड़ा होता है, टाइम लगेगा, है कि नहीं, काम बड़ा होता है, टाइम लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिज या बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट 2 से 3 साल लग चलेगा, इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, अगर बात करें हम लोग हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे सर्विस दी जाती है, तो जहाँ पर सर्विस दी जाती है, जहाँ पर भी सर्विस दी जाती है वहाँ पर यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, या उसको बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। होटल के लिए, कैंटीन के लिए, होटल, कैंटीन, रोड ट्रांसपोर्ट, कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, सब असेंबली, ठीक है, तो सर्विस के लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। फिर लिखेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग, यानी कि क्या होता है, वाई प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, प्लस क्या लगते हैं, जॉब लगते हैं, तो यूज़ करेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग का, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। मैं बात करूँ मैं बाईसाइकिल का, बात करूँ मैं एयरक्राफ्ट की, बात करूँ ऑडियो वीडियो मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पर लगेगा मल्टीपल कॉस्टिंग। एग्जाम्पल, बाईसाइकिल बनाने में टायर लगता है, फ्रेम लगता है, हैंडल अलग प्रोसेस से लगता है, सबको मिलाकर टोटल कॉस्ट निकलती है। फिर लिखा सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग यानी वाई मतलब एक ही यूनिट या एक ही प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होती है। वापस, एक ही यूनिट या एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। कोल माइनिंग में एक ही टन कोल की कॉस्ट निकालनी होती है, तो यूज़ करेंगे सिंगल यूनिट कॉस्टिंग का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे कंटिन्यूस काम चलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, इसे समझा देता हूँ, जहाँ पे कंटिन्यूस काम चलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच में का सेम बैच होगी तो बैच कॉस्टिंग, यूनिक ऑर्डर होगा जॉब कॉस्टिंग, लार्ज प्रोजेक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहाँ पे यूनिक ही होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी यूनिक ही होगा पर क्या है, लार्ज होगा। सर्विस इंडस्ट्री होगी तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा तो मल्टीपल कॉस्टिंग यानी मल्टी प्रोसेस गुजरता होगा तो, और यहाँ पर सिंगल आउटपुट होगा तो सिंगल यूनिट कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मैं समझा चुका हूँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पास्ट की कॉस्ट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टोटल करते हैं, उसके हिसाब से क्या लेकर निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जैसे कि फैक्ट्री ने स्पेंड किया 50,000 रुपये का ऑन लेबर लास्ट मंथ में क्या किया, फैक्ट्री ने स्पेंड किया 50,000 लेबर पर, तो रिकॉर्ड करेंगे इसको किसमें, हिस्टोरिकल कॉस्ट में लोग रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले बता चुका हूँ कि यहाँ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब किया जाएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में। फॉर स्टॉक वैल्यूएशन एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन और स्टॉक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए हम लोग दोनों का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक चेयर की कॉस्ट में इंक्लूड रहेगा डायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिक्स्ड रेंट शेयर, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं को एग्जांपल दे देता हूँ, नहीं तो मेरे को ही चलनी पड़ेगा। यानी कि जैसे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को हम लोग शामिल करेंगे। जैसे कि मान लेता हूँ कि एक पेन बनाना था, तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला कि भाई एक पेन बनाने में लगेगा 10 रुपये, प्लस 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 प्लस, ये हमने कैसे निकाला, एक पेन बनाने में लगेगा 10 रुपये। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जो है फिक्स कॉस्ट लगी, ध्यान देना यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि फिक्स कॉस्ट लगी, मान लो मेरे को 10,000 की, ठीक है, और मेरे को फिक्स कॉस्ट मतलब मान लो फैक्ट्री का रेंट लगा फिलहाल के लिए, और 10,000 लगा कर मेरे पास बनी 10,000 की पेन, तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट आई थी एक पेन की 10 रुपये, और मैं एक पेन की कॉस्ट निकालूंगा क्योंकि 10,000 पेन बनाने में 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट, तो एक पेन बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, मेरे को 1 रुपये की कॉस्ट लगेगी। तो मैं बोलता हूँ कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 + 1, कितनी कॉस्ट आई मेरी, 11 रुपये की मेरी कॉस्ट आई। ऐसा 10 + 1 कितना की कॉस्ट आई, 11 रुपये की कॉस्ट आई। तो इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पे यानी वेरिएबल को भी अब्जॉर्ब कर लिया और फिक्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया। फिर मैं बताया था डायरेक्ट कॉस्टिंग, आप क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा ही है ये, इसको हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों, देखो जैसे कि आपको पहले आपको दोनों का मतलब भी तो नहीं मालूम होगा। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या बताया था, यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी होती है, और हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर हो गया इतनी बात, पहले बताया था, याद आ चुका होगा।
मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग चार्ज करेंगे प्रोडक्ट में, फिक्स कॉस्ट रिटर्न ऑफ इन सेम पीरियड, यूज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल फिक्स प्राइसिंग और ब्रेक इवन। एग्जाम्पल के लिए पेन की कॉस्ट देखते हैं अपन, इंक लगता है प्लस रिफिल लगता है लेबर का, प्लस पैकिंग लगता है वेरिएबल ओनली, फैक्ट्री रेंट क्या है फिक्स्ड, इस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली। तो मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ, जो समझाया भी था मैं आपको कि डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा बनेगा उसे कॉस्ट लगेगी। जैसे मान लो मैं एक शर्ट बनाता हूँ तो मेरे को मालूम है कि एक शर्ट को बनाने में 500 रुपये का लगेगा डायरेक्ट मटेरियल। एक शर्ट बनाता हूँ तो उसको बनाने के लिए लेबर कितना लेगा, मान लो 500 रुपये, ठीक है। और मान लो मैं एक शर्ट को बनाता हूँ, जिस कंपनी का मैं नाम यूज़ करता हूँ अपने सामान को बेचने के लिए, कंपनी बोलती है कि मुझे रॉयल्टी चाहिए एक शर्ट में 100 रुपये की, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना लग रहा है मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस 100 रुपये, तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई, यहाँ पर आ गई 1100 रुपये। इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट कॉस्ट, क्या बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा जो डायरेक्टली क्या हो, ट्रेसेबल हो, डायरेक्ट क्या हो ट्रेसेबल हो, कि शर्ट को देखकर मालूम चल जाएगा यहाँ पे मटेरियल लगा होगा 500 का, लेबर लगा होगा 500 का और डायरेक्ट एक्सपेंस लगा होगा 100 रुपये का, मतलब डायरेक्टली ट्रेस कर सके। मतलब कि देख शर्ट को देखकर पता चल जाएगा, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। उसको बांटने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको अलॉकेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पूरी फैक्ट्री में क्या लगता है, कॉमन लगता है, क्या लगता है, पूरी फैक्ट्री में कॉमन लगता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलॉकेट करते हैं एस्टिमेशन बेसिस पर, लेकिन यहाँ पर हमको एस्टिमेशन बेसिस पर करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, लिखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि हम लोग कॉस्ट को प्री डिटरमाइन करेंगे। लाइक हमको शर्ट को बनने की कॉस्ट लगनी चाहिए थी 110 रुपये लगनी चाहिए थी शर्ट को बनने की कॉस्ट, और हम एक्चुअल में कितनी लगी, हाँ शर्ट को बनने के लिए बता थे कितना 100 ना, हाँ 100 लगनी चाहिए थी, 100 लगनी चाहिए कॉस्ट, और एक्चुअल में कितना लगा 110। तो जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर वेरिएंस का एनालिसिस करेंगे। तो यूज़ क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इफिशियंसी को चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हुई, कॉस्ट ज़्यादा क्यों लगी। ऐसा इस एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लेवल आवर फॉर वन टेबल को बनाने के लिए लगना चाहिए था 5 घंटा, एक्चुअल में लगा 6 घंटा। तो हम लोग देख सकते हैं कि वेरिएंस क्यों आया, यहाँ पे 1 घंटे का एक्स्ट्रा वेरिएंस आया, लेबर ने ज़्यादा टाइम लगाया, और हम लोग इफिशियंसी उसकी चेक कर पाएंगे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बारे में समझते हैं हम लोग कि क्या होता है कि यानी कि सेम कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है मैनी फर्म के द्वारा इन वन इंडस्ट्री। तो समझो मान लो कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री है मान लो, उसे कई सारी यहाँ पर ऑफिस है 1 2 3 4, है ना। तो इन जो चारों ऑफिस है यहाँ पर सेम तरह के का कॉस्टिंग को फॉलो किया जाएगा, सेम तरह की कॉस्ट को फॉलो किया जाएगा, ताकि कॉस्ट क्या निकले, सबकी सेम निकले और जिसको हम लोग कंपेयर कर पाए। क्लियर है। अगर अलग अलग तरह से अलग अलग कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होगी कॉस्ट प्रॉपर निकालने में और प्रॉपर तरीके से वेरिएंस को ध्यान में रखने में। तो सेम कॉस्टिंग सिस्टम फॉलोड बाय मैनी फर्म इन वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बहुत सारी फर्म क्या करेगी, सेम कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करेगी। क्यों फॉलो करेगी, समझ में आ गया ना, क्योंकि अलग अलग तरीके से फॉलो करेगी तो अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। फॉर यूज़ क्या लिखा है, फॉर कंपैरिजन, बेंचमार्किंग को सेट करने के लिए, रिमूविंग इन एफिशिएंसी को, कि भाई इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए तो इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। वो अलग तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया, बेंचमार्किंग से ऊपर नीचे हो गया, कई तरह से इशू हो जाएगा, क्योंकि बेंचमार्किंग करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर कॉस्ट का यूज़ किए होंगे, तो उस हिसाब से बोलेंगे भाई तुम उस हिसाब से क्या करना, कॉस्ट के मेथड को यूज़ करना। ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है, जब एक इंडस्ट्री के सब फर्म एक ही कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करें ताकि कॉस्ट कंपैरिजन और कंट्रोल के लिए क्या हो, इजी हो। ऐसा तो एक ही सिस्टम को फॉलो करें जिससे कि क्या हो, कॉस्ट कंपैरिजन और कंट्रोल के लिए इजी हो। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ऑल शुगर मिल्स इन इंडिया यूज़ क्या करती है, यूनिफॉर्म मेथड का यूज़ करती है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है इफिशियंसी को। फिर क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं ये बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग फिक्स्ड को और वेरिएबल को। फोकस किया जाता है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोकस किया जाता है, यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग, व्हाट इफ एनालिसिस किया जाता है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे ध्यान देना है, एग्जांपल क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन कितनी है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 12 रुपये, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना मिला 8 रुपये। फिक्स कॉस्ट रिकवर कहाँ से होगा, कंट्रीब्यूशन से रिकवर होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मान लो सेल्स किया गया कितने का, 1 लाख का सेल्स किया गया। इसको सेल्स करने के लिए प्रोडक्ट को बना कितने बना, प्रोडक्ट बना 50,000 बना प्रोडक्ट। उसको माइनस करने के बाद आएगा सेल, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन, कितना आया 50,000। माइनस करेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट लाइक फैक्ट्री का रेंट एक्सेट्रा, मान लो आया 20,000। तो इसको ये जो आया कितना आया 30 आया ना, 30, इसको बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अब बोलेंगे सर इन दोनों को माइनस करने पर इसको कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे, इसको कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये 50,000 आया तभी तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हुई, तो लास्ट में जो आया प्रॉफिट। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ऐसा अब आगे बढ़ता है,
ये एकदम सिंपल है। सिमिलरिटीज़ बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिमिलरिटीज़ क्या है? दोनों क्या करते हैं दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात क्या ध्यान है, रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट को देखकर रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो पहला दोनों डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट को देखकर रिकॉर्डिंग की जाएगी, तीसरा प्रॉफिट और लॉस का डिस्क्लोजर किया जाता है, चौथा मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ताकि प्रॉफिट का मालूम चल सके, पांचवा क्या है, रिकॉर्ड किया जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों तरह की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा और रिकंसाइल किया जाएगा। दोस्तों कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट में समझ में आ रहा होगा, लाइक ऐसे खर्चे जो ऊपरी व्यय होते हैं, लाइक फैक्ट्री का रेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल खर्चे क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सेलिंग का खर्चा क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट खर्चा क्या बताया था, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल किया जा सके। हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 में और डिटेल में भी पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है, कंपेयर कर पाएंगे और रिकंसाइल कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। डिफरेंसेस का कारण लिखा हुआ है, ये दोस्तों आप पढ़ लेना, क्योंकि इतना कुछ बताया हो तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है दोस्तों? क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।